जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट का चैप्टर 4 देखेंगे, जिसमें हमें नरमपंथियों की विचारधारा, कार्यक्रम और नीति के विषय में हम पढ़ना है। इसके पहले 3 चैप्टर्स आपको बेहतरीन तरीके से करा दिए गए हैं, जिसमें आपको एक प्रकार से आधुनिक जो इतिहास है हमारा, लगभग उसकी पृष्ठभूमि आपकी तैयार हो गई है। 1885 में आपका जो है कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा कर दी गई है। अब हम देखेंगे जो हमारा कांग्रेस जो था उसमें 2 जो है पार्टीज बन गई, नरमपंथी, गरमपंथी, उग्रवादी, उदारवादी। तो हम सबसे पहले नरमपंथियों की विचारधारा, उनकी कार्यक्रम, उनकी नीति के विषय में जानेंगे। उनके उद्देश्य क्या रहे, उनकी तकनीकी क्या रही, उन अंग्रेजों के प्रति उनका व्यवहार कैसा रहा, इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। नेक्स्ट में आपको उग्रवादी की विचारधारा, कार्यक्रम, नीति को हम अच्छे से समझाएंगे। फिर उसके बाद जो है उग्रवादी 1905 तक रखते हैं। फिर 1905 में बंगाल विभाजन होता है, उसको समझेंगे। स्वदेशी आंदोलन चलाए जाते हैं जो है। उसके बाद जो है सूरत में कांग्रेस विभाजन होता है, उसको समझेंगे। तो एक प्रकार से टॉपिक वाइज, काल क्रमानुसार आपको अच्छे से समझाया जाएगा आपका पूरा सिलेबस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आपको सभी प्राप्त होती रहें। बाकी क्लासेस तो चलती ही रहेंगी। नोट्स के लिए आपको बता दिया गया है मात्र 25 रुपये। व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, कोर्स टाइटल बताना है। व्हाट्सएप नंबर आपको जो है दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ले सकते हैं। 86 048 46 796 व्हाट्सएप नंबर है। तो वहाँ पर आप मैसेज करेंगे, बस बताएंगे सर हिस्ट्री के बीए 5th सेमेस्टर के नोट्स चाहिए, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों के, तो दोनों मिला के आपको मात्र 50 रुपये में बेहतरीन तैयारी करा दी जाएगी। ये तो रही पूरी जानकारी। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी पुराने बच्चे जानते ही हैं, उनसे पूछ लीजिएगा, डिस्कशन ग्रुप बनाया गया है, बाकी जो भी जानकारी लेनी हो। तो चलिए देखते हैं चैप्टर 4, नरमपंथियों की विचारधारा के विषय में। नरमपंथी विचारधारा क्या थी, उदारवादी चरण कब से कब तक रहा, उग्रवादी चरण। एक प्रकार से जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था वह 3 चरणों में था। सबसे पहला उदारवादी चरण, दूसरा है उग्रवादी चरण, तीसरा है गांधीवादी चरण। उदारवादी चरण जिसमें नरमपंथी विचारधारा के लोग थे, 1885 से 1905 तक उदारवादी चरण के लोगों का एक प्रकार से प्रतिनिधित्व रहता है। उसके बाद उग्रवादी चरण आता है 1905 से 1919 तक। फिर 1919 से 1947 तक जो है गांधीवादी चरण जो है वह रहता है। तो हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, उदारवादी चरण के विषय में। 1885 से 1905 तक हमें पढ़ना है। तो उदारवादी चरण के विषय में चलिए हम जानते हैं। भारतीय इतिहास में 1885 से 1905 तक का चरण जो है उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस चरण में आंदोलन का नेतृत्व मुख्यतः उदारवादी नेताओं के हाथ में रहा। ये नेता उदारवादी नीतियों तथा अहिंसक विरोध प्रदर्शनों में एक प्रकार से विश्वास रखते थे। उदारवादी नीतियाँ एक प्रकार से जो है अहिंसक नीतियाँ अर्थात हिंसा न करना, मारपीट न करना, विद्रोह न करना, शांतिपूर्ण तरीके से उनका विरोध करना, अपनी मांगों को रखना, यह सभी किसका था, उदारवादी चरण के व्यक्तियों का, उदारवादी चरण के नेताओं का एक प्रकार से उनका विश्वास इन्हीं सब चीज़ों में था। उनकी विचारधारा क्या थी, उनकी कार्यप्रणाली क्या थी, इसके विषय में हम जानेंगे। उदारवादी अंग्रेजों की न्यायप्रियता, क्रमिक सुधार, शांतिपूर्ण एवं रक्तहीन संघर्ष पर विश्वास रखते थे। उन्होंने विरोध हेतु संवैधानिक तरीकों को एक प्रकार से अपनाया था। वह जो अंग्रेज थे उनके न्यायप्रियता पर विश्वास रखते थे। वह जैसे क्रमिक सुधार कर रहे थे उन पर वह विश्वास रखते थे। शांतिपूर्ण एवं रक्तहीन संघर्ष पर विश्वास रखते थे, अर्थात वह जो है उनके अंतर्गत ही रहकर विभिन्न सुधारों को चाहते थे। उन्हें ब्रिटिश संसद पर पूर्ण विश्वास था। उनकी शिकायत केवल भारत में वायसराय एवं उनकी काउंसिलिंग के ब्रिटिश कानून के खिलाफ थी। नरमपंथी जो है आश्वस्त थे कि अंग्रेजों को मूल उद्देश्य जो है भारतीयों के प्रति न्यायपूर्ण होना था। उनका मानना था कि याचिकाओं, प्रस्तावों, प्रतिनिधिमंडलों, पर्चे और बैठकों के माध्यम से जनता की मांगों और जनता के विचारों को अंग्रेजों के सामने जो है पेश करने से उन्हें न्याय मिलेगा। वह क्या, अभी आपको जो है उनके 3P का जो रूल है उसको समझाएंगे, जो प्रेटिशन एक प्रकार से, और जो जनता के प्रति अपने पेश करते थे उसको हम अच्छे से आगे समझेंगे। उन्होंने 2 पद्धतियों को नियोजित किया हुआ था। एक, मजबूत जनमत बनाकर राष्ट्रीय भावना को जगाना और इस तरह राजनीतिक सवालों पर उन्हें एकजुट करना। दूसरा है ब्रिटिश सरकार को उनकी मांग की तर्ज पर सुधार लाने के लिए राजी करना। ये 2 एक प्रकार से उनकी नियोजित पद्धतियाँ थीं। नरमपंथियों को की विधि जो है 3P के रूप में जानी जाती थी। कौन कौन सी? प्रेटिशन और प्रोटेस्ट, अर्थात प्रार्थना, याचिका और विरोध, अर्थात वह अपने
जो उनकी मांगें रहती थी वह सबसे पहले उसको प्रार्थना करते थे, मतलब लोगों के जो अंग्रेजी सरकार थी यहाँ पर उनके जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे उनके सामने लाना, याचिका दायर करना और उसका विरोध करना, और इन्हीं 3 नियमों से जो है उनका वह विरोध कर रहे थे। आगे हम देखेंगे उदारवादी चरण। उदारवादी चरण के नेता कौन कौन से थे? दादा भाई नौरोजी एक प्रकार से यह प्रमुख नेता उदारवादी चरण के माने जाते हैं। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, आदन मोहन बसु, दीनसा ई वाचा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, डॉक्टर रास बिहारी घोष और मनमोहन घोष, यह सभी जो है उदारवादी अर्थात नरमपंथी नेता थे। उदारवादी चरण जो है 1885 से 95 तक चलता है। उसके बाद आता है गरम दल। गरम दल जो है वह उसके प्रमुख नेता कौन कौन से थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, और इन्हीं तीनों को मिलाकर इन्हीं तीनों को सम्मिलित रूप में लाल बाल पाल कहा जाता था। और एक अरविंद घोष, यह भी गरम दल के नेता थे। उदारवादी नेता कौन कौन से थे? गरम दल के नेता। उग्रवादी नेता अर्थात कौन कौन से थे? यह सभी जानकारी आपने प्राप्त कर ली। उदारवादी जो नेता थे वह किस नियम का पालन करते थे, अर्थात किस सिद्धांत के अनुसार अपने जो मांगे हैं उनको ब्रिटिश सत्ता के पक्ष एक प्रकार से समक्ष प्रस्तुत करते थे। 3P जो है आपने अच्छे से देख लिया। अब हम आगे देखेंगे उदारवादी और जो उग्रवादी थे उनके बीच में क्या क्या अंतर थे। नरमपंथी भारत के लिए औपनिवेशिक प्रशासन में सुधार चाहते थे, और जो गरमपंथी थे वे स्वराज्य चाहते थे, ये अंग्रेजों पर विश्वास नहीं करते थे। आपको शुरुआत में ही बताया गया जो नरमपंथी थे वह एक प्रकार से उसकी न्याय की जो शैली थी उस पर विश्वास करती थी, क्रमिक सुधार जो कर रहे थे उस पर विश्वास करती थी, और वह औपनिवेशिक प्रशासन को में ही रहना चाहती थी, उसमें ही सुधार करके रहना चाहती थी। परंतु जो उग्रवादी थे एक प्रकार से वह स्वराज्य चाहते थे, वह अंग्रेजों पर विश्वास नहीं करते थे। नरमपंथी जो है संवैधानिक तरीके जैसे कि प्रार्थना, आवेदन, अपील के द्वारा ब्रिटिश सरकार से रियायत प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन जो उग्रवादी लोग थे वे आंदोलन, बहिष्कार, स्वदेशी व राष्ट्रीय शिक्षा के द्वारा स्वराज्य प्राप्त करना चाहते थे। उदारवादी जो है पश्चिमी शिक्षा संस्कृति के प्रशंसक थे, उसी के आधार पर भारत का निर्माण करना चाहते थे। लेकिन जो उग्रवादी थे प्राचीन भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ मानते थे तथा पश्चिमी संस्कृति को एक प्रकार से हेय समझते थे। तो कुल मिलाकर आपने क्या समझा अभी तक? उदारवादी जो थे वह अपना स्वराज नहीं चाहते थे, वह औपनिवेशिक प्रशासन के अंतर्गत रहना चाहते थे, उनमें सुधार लेकिन वह मांग करते थे। लेकिन जो गरमपंथी लोग थे अर्थात उग्रवादी लोग थे वह सुधार चाहते थे, ऐसा नहीं है, वह स्वराज्य चाहते थे, अपना राज्य चाहते थे। यह प्रार्थना, आवेदन, अपील के द्वारा ब्रिटिश सरकार से रियायत मांगते थे। और लेकिन यह लोग जो हैं वह जन आंदोलन, बहिष्कार, स्वदेशी व राष्ट्रीय शिक्षा के द्वारा अर्थात वह पश्चिमी शिक्षा को नहीं मानते थे, वह अपनी स्वदेशी व राष्ट्रीय शिक्षा के द्वारा स्वराज्य प्राप्त करना चाहते थे और भारतीय संस्कृति को एक प्रकार से वह श्रेष्ठ मानते थे। कौन? गरमपंथी विचारधारा के लोग। नरमपंथी विचारधारा के लोग और क्या? उदारवादी जो राष्ट्रीय आंदोलन शिक्षित व उच्च शहरी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था। एक प्रकार से उदारवादी जो लोग थे वह सिर्फ और सिर्फ उनका प्रतिनिधित्व उच्च शहरी वर्गों में अर्थात जो शिक्षित लोग थे उन्हीं के प्रति रहता था। परंतु जो गरमपंथी थे वह क्या चाहते थे? उग्रवादी आंदोलन को मध्य व निम्न मध्यम वर्ग तथा सामान्य जनता तक ले जाना चाहते थे। बहुत सही ये बात है, क्योंकि जनता जो है निम्न वर्ग की भी जब उसमें शामिल होगी, जो अशिक्षित हैं वह भी शामिल होंगे, तो वह अपने अधिकारों को जानेंगे और उनका एक प्रकार से प्रतिनिधित्व करेंगे, स्वराज के मांग में वह भी सहायता करे रूप एक प्रकार से लेंगे। उदारवादी धर्मनिरपेक्षता के समर्थक थे, संभवतः उग्रवादी धर्म के साथ राजनीति को जोड़कर जनाधार तैयार करना चाहते थे। ये तो आपने जान लिया नरमपंथी और गरमपंथी के मध्य क्या क्या चीज़ें एक प्रकार से अंतर थी। अब हम देखेंगे जो हमारे उदारवादी लोग थे, उदारवादी जो हमारी एक प्रकार से नेता थे, उनके संवैधानिक मांगे क्या थी, आर्थिक मांगे क्या थी, वह कैसे ब्रिटिश सत्ता के प्रत्यक्ष अपनी मांगों को रखते थे, यह सभी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका जो आएगा उसमें हम उग्रवादी कैसे अपने विचारों को सत्ता के प्रति रखते थे प्रत्यक्ष में, उसको हम समझेंगे। तो उदारवादी जो हैं उनकी संवैधानिक मांगे कौन कौन सी थी? प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जाए, वह कहते थे। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाए। केंद्र और प्रांत में विधान परिषद और विधान सभा का विस्तार किया जाए। वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों की पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो।
उच्च पदों पर अधिकांश निर्वाचित भारतीय हों और बजट पर नियंत्रण होना चाहिए। आर्थिक मांगें कौन कौन सी थी? नमक कर और चीनी शुल्क समाप्त एक प्रकार से किया जाए, सेना के खर्च में कमी की जाए, भू राजस्व में कमी की जाए जिससे किसानों का बोझ कम हो सके, कृषकों के लिए बैंक की मांग उन्होंने की, सरकारी सहायता और टैरिफ संरक्षण के माध्यम से आधुनिक उद्योगों का प्रोत्साहन दिया जाए, ये सभी उनकी मांगे थी। प्रशासनिक मांगे कौन कौन सी थी? भारतीय सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक प्रकार से एक साथ आयोजित की जाए। जो भारतीय सिविल परीक्षा उस समय होती थी, जो उदारवादी नेता थे वह चाहते थे खाली वह इंग्लैंड में ही होती थी, तो वह चाहते थे इंग्लैंड और भारत में वो भी एक साथ ही आयोजित की जाए। स्थानीय निकायों को अधिक शक्ति दी जाए, प्राथमिक शिक्षा का प्रसार किया जाए, 1878 के शस्त्र और लाइसेंस अधिनियम का निरसन हो, बागान श्रमिकों के काम करने की स्थिति में सुधार की जाए, विदेशों में भारतीय मजदूरों का बेहतर इलाज किया जाए और कल्याण पर व्यय में वृद्धि एक प्रकार से की जाए। नागरिक अधिकारों की मांग कौन कौन सी की थी? सबसे पहला नागरिक अधिकार में था संघ बनाने का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्र प्रेस का अधिकार उन्हें प्राप्त होना चाहिए। उदारवादी चरण की उपलब्धियां क्या क्या रहीं? अभी तक आपने देखे क्या क्या उन्होंने मांग किया। अब हम देखेंगे उदारवादी जो चरण था उसकी उपलब्धियां क्या क्या रहीं। इन्होंने एक व्यापक राष्ट्रीय जागृति पैदा की जिससे सभी राष्ट्रवादी नेताओं को एक मंच पर लाने में यह सफल रहे। एक प्रकार से 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करके एओ ह्यूम ने एक प्रकार से मंच बना ही दिया था। 1886 में लोक सेवा आयोग की नियुक्ति हुई। 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम का पारित होना, ये सभी उनकी उपलब्धियां हैं। इन्होंने जनता के सामने अंग्रेजों के शोषणकारी स्वभाव को उजागर किया, अर्थात जो लोगों को पता नहीं चल पा रहा था कि क्या क्या शोषण जो है अंग्रेज कर रहे हैं, उसको जनता के सामने उन्होंने उजागर किया। इन्होंने उदारवाद, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद के विचार को लोकप्रिय बनाया और लोगों को उसी तर्ज पर प्रशिक्षित किया। भारतीय व्यय पर वेल्बी आयोग का एक प्रकार से गठन किया गया। भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा आयोजित करने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। अब आपने देखा मांग क्या रही, क्या क्या उपलब्धि रही। तो उदारवादी चरण की आलोचनाएं भी हुई कि उनने क्या क्या गलतियां की। तो उनकी आलोचना कैसे होती है? सर्वप्रथम आलोचना उनकी इस क्षेत्र में होती है, प्रार्थना और याचिका पद्धति का उपयोग करने के लिए उनकी आलोचना की जाती है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण में जनभागीदारी का अभाव था और इसमें केवल एक संकीर्ण सामाजिक आधार शामिल था, जिसमें शिक्षित वर्ग का प्रभुत्व था और इस प्रकार पश्चिमी राजनीतिक प्रथाओं से विचार प्राप्त हुआ। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदार चरण तत्काल लाभ लेने में एक प्रकार से विफल रहा, लेकिन उन्होंने जनता के बीच राष्ट्रवाद की भावना पैदा की और राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने की नींव एक प्रकार से उदारवादी चरण ने रखी थी। अब हम देखेंगे, अभी तक हमने देखा कि उदारवादी चरण की मांग कौन कौन सी रही, आर्थिक मांग, हर एक चीज़ की मांग कौन कौन सी रही, उनको क्या उपलब्धियां मिली, उनकी आलोचना कैसे की गई। अब हम उनके नेताओं के विषय में जान लेते हैं। उदारवादी नेता के नाम हमने आपको पहले ही बता दिए, दादाजी भाई नौरोजी और विभिन्न थे। उसमें से जो प्रमुख थे आपको उनके विषय में हम जानकारी देंगे, उसके बाद यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर फिर हम देखेंगे। दादाजी भाई नौरोजी के विषय में जानेंगे। तो ये दादाजी भाई नौरोजी हैं, इन्हें भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। यह प्रश्न तो आप याद ही कर लीजिए, एकदम समझ लीजिए, रट लीजिए। आपके बीए के लिए एक प्रकार से यह जैसे हेल्पफुल तो है ही, साथ ही साथ आप कोई भी एक प्रकार से परीक्षा देते हैं उसमें भी लगभग हर एक परीक्षा में पूछा जा चुका है, बहुत सी परीक्षाओं में। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इन्होंने कांग्रेस के 3 सत्रों की अध्यक्षता की हुई थी। इन्होंने ट्रेन थियरी का तथ्य प्रस्तुत किया और अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत के ब्रिटिश शोषण की व्याख्या की। 1892 में हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए यह चुने जाने वाले संसद सदस्य बनने वाले प्रथम एशियाई यह थे। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का प्रथम प्रयास जो है दादा भाई नौरोजी ने किया। इन्होंने 1867 से 68 में राष्ट्रीय आय 340 करोड़ रुपए और प्रति व्यक्ति आय जो है 20 रुपये होने का अनुमान एक प्रकार से लगाया। फिरोज शाह मेहता, यह फिरोज शाह मेहता हैं, इनको बॉम्बे का शेर कहा जाता था। जो फिरोज शाह मेहता जी हैं उन्हें लायन ऑफ बॉम्बे कहा जाता था। 1890 में इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। बॉम्बे क्रॉनिकल एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार थी जिसकी शुरुआत इन्होंने ही 1910 में शुरू किया हुआ था। कानून में उनकी सेवा के लिए उन्हें अंग्रेजों ने नाइट की उपाधि दी हुई थी। अगले हमारे उदारवादी नेता कौन है? व्योमेश
चंद्र चटर्जी, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सह संस्थापकों में से एक थे। ये एक भारतीय बैरिस्टर थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। यह ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के विषय में जाने तो इन्हें जो है राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है। 1876 में इन्होंने राजनीतिक सुधार लाने के लिए इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। इन्होंने द बंगाली नाम से एक अखबार शुरू किया। इन्होंने 1869 और 1871 में 2 बार भारतीय सिविल सेवा जो है उत्तीर्ण की। 1869 में इन्हें आयु विवाद के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया और 1871 में इन्हें नस्लीय भेदभाव के कारण जो है बर्खास्त कर दिया गया। 2 बार इन्होंने उत्तीर्ण भी कर ली, लेकिन आयु के पहली बार आयु का एक प्रकार से विवाद कारण इनको प्रतिबंधित कर दिया, दूसरा नस्लीय भेदभाव के कारण इन्हें बर्खास्त कर दिया गया। सोचिए ये कितने तेज थे पढ़ने में कि इन्होंने भारतीय सिविल सेवक परीक्षा जो थी 2 बार उत्तीर्ण कर ली थी। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव एक प्रकार से रखा हुआ था। जस्टिस M.G. रानाडे जी कौन थे? इन्हें राव बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से थे। इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा, प्रार्थना समाज और अहमदनगर एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना में इनका अहम योगदान रहा। गोपाल कृष्ण गोखले महोदय कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले एक महान समाज सुधारक और शिक्षाविद थे। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले का महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु एक प्रकार से माना जाता है। तो ये सभी आपने उदारवादी नेताओं के विषय में जान लिया, उनके उद्देश्य के विषय में, उन्होंने क्या मांगे रखी, उनकी क्या नीति थी, उनका एक प्रकार से क्या उपलब्धियां थी और उनकी आलोचना किस प्रकार से हुई। सब टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर कर दिया गया। नेक्स्ट चैप्टर आपका जल्द ही आएगा। बाकी आप टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इस ग्रुप में ऐड हो जाइए, इस पर मैसेज कीजिए, मात्र 50 रुपये पे कीजिए। हिंदी पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों के नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे अच्छे से। जो ज्वाइन किए हैं उनको नोट्स तुरंत मिल जाते हैं, उनके रिवीजन के लिए भी एक अच्छा सोर्स है। आप अगर नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से जो क्लासेस कराई जा रही हैं उसका जो है हैंड रिटन नोट्स बनाइए और अच्छी तैयारी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट में अवश्य बताइए क्लास आपको कैसी लगी और वीडियो को शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।